हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे और साथ ही अपने सभी विषयों की तैयारी में संलग्न होंगे। चूँकि मौसम गर्म है, लेकिन फिर भी हमें गर्मी को ना देखते हुए अपने उद्देश्य की तरफ चलते रहना होगा, जिससे हम अन्य लोगों की तुलना में अपना स्थान अच्छा रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12, जैसा कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन यानी कि परागण की। परागण क्या होता है, कितने तरह से होता है और क्या ज़रूरत है परागण की, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा टॉपिक है परागण। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टूडेंट हम पॉलिनेशन। आपने नाम सुना है, हाई स्कूल में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं। देखिए, पुमंग यानी पुंकेसर जो होते हैं, इनमें क्या बनता है, पुमंग में परागकणों यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है पिछले सेशन में परागकणों के बारे में कुछ ही क्लास पहले। तो परागकणों का निर्माण होता है जो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। तो नर युग्मक होते हैं, और जबकि जो जायांग होता है, जबकि जरा देख करके बताएं कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जबकि जायांग में किसका निर्माण होता है स्टूडेंट, तो जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है। अंडाशय, इसको स्टूडेंट ओवरी कहते हैं। का निर्माण होता है, जो मादा युग्मक, ओवी का निर्माण होता है, जो नहीं जिसमें बीजाणु बनते हैं। बीजाणु मतलब गुरु बीजाणु बनते हैं, इनमें बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु बनते हैं, या यूं कहें कि अंडाणु बनते हैं। जो मादा युग्मक होते हैं। जो मादा युग्मक होते हैं, परागकण व अंडाणु एक पुष्प के अंदर भी हो सकते हैं। एक पुष्प के अंदर भी हो सकते हैं।
तथा अलग अलग फूल में भी हो सकते हैं। अलग अलग पुष्पों में भी हो सकते हैं। अलग अलग पुष्पों में भी हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो पादपों में लघु बीजाणु यानी कि परागकण, लघु बीजाणु अर्थात परागकणों के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो कि परागण क्या है आप जानते हैं कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु यानी परागकण पाए जाते हैं जो कि नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, और अंडक के अंदर अंडाशय होता है और अंडाशय में गुरु बीजाणु या अंडाणु बनते हैं जो कि मादा युग्मक की तरह कार्य करते हैं। निषेचन के लिए इन दोनों का एक में मिलना आवश्यक है, और उसके लिए परागकण जो होते हैं कभी कभार एक ही पौधे में परागकण और जायांग दोनों पाए जाते हैं। पौधे में नहीं, सॉरी, पुष्प में, एक ही पुष्प में परागकण और जायांग पाए जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि नर युग्मक यानी कि परागकण किसी दूसरे पुष्प में है और जायांग किसी दूसरे पुष्प में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी और लौकी, तोरई, इनमें मादा जननांग जो होते हैं किसी अन्य पुष्प में होते हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं यानी परागकण होते हैं वो किसी अन्य पुष्प में होते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों चाहे एक में हो या अलग हो, पुष्प का जो वर्तिकाग्र होता है, कौन सा, मादा पुष्प का जो वर्तिकाग्र होता है, वहां तक परागकण जो होते हैं वो पुंकेसर से निकल करके किस तरह पहुंचते हैं, या यूं कहें कि परागकणों का पुष्प के पुंकेसर से निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, परागण कहते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी परिभाषा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि परागण कितने प्रकार से हो सकता है। आइए देखते हैं। तो हेडिंग हमारी है परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। तो देखिए मुख्य रूप से परागण जो होता है दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है आइए देखते हैं। पहला है स्वपरागण। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है हमारा परपरागण। परपरागण इसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण जो होता है ये एक सस्ती विधि है, जैसा कि आप जानते हैं स्व मीन्स अपना, यानी कि अपने आप जब परागण हो जाता है तो वो स्वपरागण होता है। और पर परागण महंगी विधि है। पर का मतलब दूसरे से, जब परागण करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता हो तब वो पर परागण होता है। जैसे हम अगर कोई अपना काम स्वयं कर लेते हैं तो हमें किसी को मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें वो सस्ता लगेगा। लेकिन अगर हम अपना काम करने के लिए किसी दूसरे मजदूर को रखते हैं तो हमें उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये महंगी विधि होगी। विस्तृत चर्चा आगे करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। स्टूडेंट, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, फटाफट शेयर कीजिए। आइए हम बात करते हैं स्वपरागण की। फर्स्ट स्वपरागण, लेकिन स्वपरागण और परपरागण के बारे में पढ़ने से पहले हम दो चीजें और जान लेते हैं। पहला है हमारा अनुन्मील परागणी पुष्प। नंबर 1, इन पर टिप्पणी भी करने के लिए आ जाती है अनुन्मील परागणी पुष्प। परागणी पुष्प, अनुन्मील परागणी पुष्प क्या होते हैं? इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, खिलते नहीं। आइए थोड़ा लिख लेते हैं इनके बारे में। इन पुष्पों में स्वपरागण के लिए, स्वपरागण हेतु विशेष युक्तियां पाई जाती हैं। विशेष युक्तियां पाई जाती हैं विशेष युक्तियां पाई जाती हैं तथा ये कभी भी ना खिलने वाले फूल होते हैं। ना खिलने वाले फूल होते हैं। फूल होते हैं। एक ही पुष्प के अंदर नर व मादा जननांग होते हैं। मादा जननांग होते हैं। ठीक है, 3 बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात क्या कि अनुन्मील परागणी जो पुष्प होते हैं इनमें स्वपरागण के लिए विशेष जो होते हैं युक्तियां पाई जाती हैं। और दूसरी बात, ये कभी भी नहीं खिलते हैं, हमेशा ये बंद ही रहते हैं। और तीसरी बात ये है कि एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या होंगे? तो एग्जाम्पल इसके होते हैं खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, और मिराबिलिस जलापा या कनकौआ, कनकौआ आदि, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। दूसरा है हमारा उन्मील परागणी पुष्प। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। उन्मील परागणी
पुष्प। आइए इसके बारे में, ये इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। तो इनमें अधिकांशतः परपरागण होता है, इनमें अधिकांशतः कौन सा परागण होता है? परपरागण होता है। इनमें अधिकांशतः परपरागण होता है और ये फूल खिलने वाले होते हैं, यही फूल खिलते हैं। और ये फूल खिलने वाले होते हैं, रंग सुगंध व मकरंद से भरपूर होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मेन काम जो है क्या है कि ये फूल खिलने वाले होते हैं। मेन टॉपिक बात है ये हमारी कि ये फूल खिलने वाले होते हैं और रंग सुगंध में भरपूर होते हैं, ठीक है। तो होते हैं इस प्रकार के पुष्पों को, इस प्रकार के पुष्पों को उन्मील परागणी पुष्प कहा जाता है। उन्मील परागणी पुष्प कहा जाता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसमें आप जितने खिलने वाले फूल देखते हैं लगभग सारे के सारे आ जाते हैं। चाहे किसी की बात कर लीजिए, जैसे गुलाब की बात कर लें, गुड़हल की बात कर लें, ठीक है, या फिर बात कर लें सालविया वगैरह की, एवं सालविया आदि, इन सभी में परपरागण होता है, सालविया आदि, ठीक है स्टूडेंट। दोनों क्वेश्चन जो हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पणी लिखने के बारे में आपसे कहा जाता है और यूपी बोर्ड के अलावा अन्य स्थानों पर भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इरेज करते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। स्वपरागण या क्या कहेंगे इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, आइए सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझते हैं। स्वपरागण, स्वपरागण में स्वपरागण में किसी एक पुष्प के परागकण, किसी एक पुष्प के परागकण
उसी पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प के, इसकी इंक थोड़ी डाउन हो रही है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। अन्य पुष्प के पौधे पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक बिना किसी दूसरे माध्यम की सहायता के, बिना किसी अन्य माध्यम की सहायता के से पहुंचते हैं। यह परागण की सस्ती विधि है। साथ ही इससे पौधे के गुण शुद्ध रहते हैं। वेरिएशन नहीं होती, अर्थात पौधे के जो आनुवांशिक गुण हैं वो बदलते नहीं हैं, यानी कि शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, तो ये था स्वपरागण। आइए अब बात कर लेते हैं स्वपरागण के लाभ की। तो हेडिंग पड़ेगी हमारी स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण के जो लाभ हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्वपरागण के बारे में हमने क्या समझा कि जब परागण की क्रिया में कोई बाहरी माध्यम हस्तक्षेप ना करे और परागण अपने आप ही, जो कि ऐसी सरल युक्तियाँ होती हैं स्वपरागणी पुष्पों में जिनकी वजह से परागण अपने आप ही हो जाता है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो लाभ क्या है? पहला लाभ तो ये हुआ कि किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, किसी बाहरी माध्यम पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, स्वपरागण से आनुवांशिक गुण शुद्ध बने रहते हैं। अर्थात उनमें चेंजिंग नहीं आती, शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारा है, तीसरा लाभ है, वो है कि अधिक परागण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती।
अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य लाभ की बात करें तो यह एक सरल और सुलभ विधि है। यह परागण की सस्ती, सरल व सुलभ विधि है। सुलभ विधि है। नंबर 5 पर अगर बात कर लें तो हम कहेंगे पुष्पों को सुगंधित और मकरंदित, यानी कि मकरंद वाला होने की जरूरत नहीं, पुष्पों को रंगीन सुगंधित व मकरंद युक्त होने की आवश्यकता नहीं होती। मकरंद युक्त होने की आवश्यकता नहीं होती। भाई सुंदर और आकर्षक कोई क्यों लगता है? सुंदर और आकर्षक कोई तभी तो लगता है जब किसी को, तो इसी तरह से रंगीन, सुगंधित और मकरंद की क्या आवश्यकता है इनकी? तो इनकी आवश्यकता है कीड़ों को परागण के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लेकिन इनको बाहरी माध्यम की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो भाई हम फालतू खर्चा क्यों करें या फालतू एनर्जी क्यों वेस्ट करें? तो इसलिए इनमें स्वपरागण होता है तो रंगीन, सुगंधित और मकरंद होने में जो इनकी अन्य एनर्जी खर्च होती है तो उसकी बचत हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जिससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ लें। तो अब इसको इरेज करते हैं। मैंने इसको इरेज कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब बात करेंगे स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से हानियां, देखिए प्रकृति का नियम है कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। इसी तरह से तो अगर स्वपरागण के इतने सारे लाभ हैं तो कुछ कमियां भी हैं, हानियां भी हैं कुछ। आइए देखते हैं क्या हानियां हैं। तो पहली बात तो है स्वपरागण से बीज संख्या में कम और हल्के प्राप्त होते हैं। हल्के प्राप्त होते हैं। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात है कि इस विधि से तो देखिए दो हानियां तो ये हो गई। पहला क्या है? स्वपरागण से बीज संख्या में कम और हल्के प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, इस विधि से नवीन लक्षण विकसित नहीं किए जा सकते। और तीसरी जो हानि है
वो है कि इस विधि में, इस विधि से प्राप्त किए गए बीजों में, प्राप्त किए गए बीजों में या बीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों को सहन करने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है, क्षमता कम होती चली जाती है। कम होती चली जाती है। नंबर 5, वो नंबर 5 नहीं, नंबर 4, इस विधि से नवीन प्रजातियां विकसित नहीं की जा सकती। नवीन प्रजातियां विकसित नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये हानियां हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या हानियां हैं। पहली बात तो बीज जो बनेंगे वो संख्या में कम बनते हैं और कम गुणवत्ता वाले होते हैं। दूसरी बात, नए लक्षणों का विकास इस विधि से यानी स्वपरागण से संभव नहीं है, क्योंकि इसमें आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। इस विधि से प्राप्त किए गए बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जाती है। चौथी बात है कि नई प्रजातियों का विकास इस विधि से नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कराना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही जल्द ही मिलते हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए और नोट्स बनाते चलिए। मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।